क्योंकि जो सरकार ये कहे संकट आने पे कि ये तो गॉड्स हैंड है, इसमें तो ये भगवान की कृपा से हो रहा है या भगवान के कोप से हो रहा है, जब कोप और प्रकोप और कृपा की बात होती है ऐसे में लोगों का तंत्र में विश्वास उड़ जाता है। बिहार की जनता कहती है कि मोदी तुझसे बैर नहीं और नीतीश तेरी खैर नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका साप्ताहिक कार्यक्रम। बीच में थोड़ा गैप हुआ, मैं सभी दर्शकों से माफ़ी मांगता हूं। कुछ ऐसे निजी कारण थे जिसकी वजह से मैं एयर पे मेरे प्रोग्राम नहीं दे पा रहा था, लेकिन अभी फिर वापस आ गया हूं। लेकिन पिछली बार जब मैं आपसे बात कर रहा था और आज बात कर रहा हूं, इसमें बहुत कुछ चीज़ें हुई है देश में। जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि कोविड से लेके आर्थिक स्थिति को लेके, अनएम्प्लॉयमेंट को लेके ये सवाल सारे बरकरार है। चीन का सवाल बरकरार है, कोई भी सवाल का हल अभी तक नहीं मिला। लेकिन हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की, क्योंकि उसके ऊपर मध्य प्रदेश की सरकार का भविष्य टिका हुआ है। और बिहार के चुनाव ही के नतीजे बताएंगे कि आने वाले समय में केरल से लेके, बंगाल से लेकर आसाम तक इसके प्रतिशत ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। होने क्या जा रहा है बिहार की स्थिति, जो बिहार में जिन लोगों से मेरी बात हो रही है उसमें भी कहीं ना कहीं वही टोन लोगों को आ रहा है कि लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी से इतनी हमें तकलीफ़ नहीं है जितनी हमें नाराज़गी है नीतीश कुमार से। क्योंकि आप बार बार लालू के मिसरूल को और जंगल राज को कितने दिन तक सर पे ढोगे, क्योंकि आप 15 साल बाद, आप भी 15 साल रह चुके हैं और आप बार बार लालू को कहते हैं कि लालू की वजह से बिहार की हालत ये हो गई। तो 15 साल में आपने बिहार को क्या दिया? 2005 में जिस नीतीश कुमार ने ये कहा था कि मैं बाढ़ से मुक्त करूंगा यदि एक बार भी मैं सत्ता में आता हूं, तो उसके बाद कई बार सत्ता में आए लेकिन बाढ़ का प्रकोप बरकरार है। ऐसी कई चीज़ें हैं। वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू है, जो बेरोजगारी का, वो बिहार में बरकरार है। बिहार में जो मजदूर कोविड में के चक्कर में जो मजदूर वापस बिहार आया, उसकी जो स्थिति हुई वो बहुत बुरी है। बिहार में एजुकेशन सिस्टम जिस हिसाब से चरमरा गया है सबको पता है। कोविड ने बिहार के हेल्थ सेक्टर को नंगा कर दिया। आज यदि ये मैनिफेस्टो में या अपने घोषणा पत्र में यदि बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड ये कहते हैं कि हम हेल्थ सर्विसेज में लोगों को अपॉइंट करेंगे, इसके मायने ये है कि क्या पानी प्यास लगने पे ही कुआं खुदेगा? ऐसी कई तमाम चीज़ें हैं। बिहार में 2006 में जो किसान एक्ट जो अब लागू हो रहा है, केंद्र में लागू किया है, उसको 2006 में लागू किया, लेकिन उसके बाद भी वहाँ किसानों की स्थिति नहीं सुधरी। बिहार में ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसे हम कह सकते हैं कि बिहार में स्थिति अच्छी है। हाँ, लालू यादव के समय से और अपने समय के लॉ एंड ऑर्डर जो कानून व्यवस्था है उसको बार बार इक्वेट किया जाता है, लेकिन कानून व्यवस्था लालू यादव के समय यदि जंगल राज था तो उसके बाद 15 साल में नीतीश कुमार ने भी स्वर्ग या राम राज्य स्थापन नहीं किया। वहाँ पे भी आज बिहार में जिस हिसाब से जातिवाद पे बिहार बटा हुआ है, क्रिमिनल्स का बिहार बटा हुआ है, और पुलिस जिस हिसाब से लचर है बिहार की, मतलब आप समझ सकते हो कि डीजीपी जो होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, वो चुनाव के पहले इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री की पार्टी ज्वाइन करता है। ये बात अलग है कि उनको टिकट नहीं दिया गया, लेकिन इससे पता पड़ता है कि वहाँ की ब्यूरोक्रेसी भी किस स्थिति की है। बहुत सारी खबरें हैं जो बिहार की बाहर नहीं आती, इसलिए हमें लगता है बिहार में ठीक है। लेकिन बिहार की जनता कहती है कि मोदी तुझसे बैर नहीं और नीतीश तेरी खैर नहीं। दूसरी, बिहार में जो राजनीतिक जो समीकरण बैठ रहे हैं बड़ा अजीब सा है। मतलब आप किसी भी कभी कभी मतदाताओं को हमारे राजनीतिक दल कितना मूर्ख बनाने का प्रयास करते हैं, उसका बेहतरीन उदाहरण आपको बिहार में देखने को मिलेगा। एनडीए जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी, उसमें स्वर्गीय रामविलास पासवान उनकी पार्टी थी, एलजेपी, ये तमाम पार्टी वहाँ राज कर रही थी। लेकिन पिछले 1.5 साल से एलजेपी ने एक अलग सूर बना के रखा था और बार बार नीतीश के प्रशासन के खिलाफ वो बहुत ही ज़ोरों शोरों से बोलते थे। इस बार तो बिल्कुल दो फाड़ हो चुकी है। अब कोई ये बताने की स्थिति में नहीं है कि एलजेपी क्या एनडीए का पार्ट है। एलजेपी कहती है हम नीतीश के उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे, हम नीतीश के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हम भाजपा के लिए काम करेंगे। वो बार बार कहते हैं, भाजपा कहती है कि हम नीतीश को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री का नाम एलजेपी ले नहीं, लेकिन एलजेपी कहती है कि प्रधानमंत्री आपके नहीं, प्रधानमंत्री तो हमारे भी है, हम भी मोदी जी को चाहते हैं, इसलिए हम उनका नाम लेंगे। तो वहाँ की जनता को ये समझ में नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है। क्या वो नीतीश कुमार को एलजेपी के थ्रू निपटाना चाहती है?
या फिर वहाँ जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में एक कैरेक्टर देखने को मिलता है कि वो जिस दल के साथ मिल के सरकार में आते हैं उस क्षेत्रीय दल को सबसे पहले समाप्त करते हैं। यही कारण है कि अकाली दल से लेकर शिवसेना जैसे पुराने साथी उनको छोड़ के चले गए। क्या नीतीश का भी हश्र ऐसा ही कुछ होने जा रहा है? क्योंकि इस बार विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और भाजपा आधी आधी सीटों पर लड़ रहे हैं, जो भाजपा के लिए कभी सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन यदि कल भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज़्यादा आ जाती है और नीतीश कुमार की कम आ जाती है तो क्या फिर सुशील कुमार मोदी मुख्यमंत्री बन सकते हैं? ऐसे में क्या नीतीश कुमार को केंद्र में एडजस्ट किया जा सकता है? ऐसे कई समीकरण हैं। हमने हमेशा देखा है, भारतीय जनता पार्टी हो या बाकी भी राजनीतिक दल हो, पिछले 2014 से जो एक नैतिकता नाम की चीज़ हुआ करती थी राजनीति में, उस पे ताले में बिल्कुल उसको सेफ एक तिजोरी में रखा गया है। क्योंकि आप चुनाव के पहले जिसके खिलाफ बोलते हो, चुनाव के बाद उसी को गोद में लेके सत्ता का मक्खन खाने के लिए बैठ जाते हो। यह आपको तमाम जगह पे, जम्मू कश्मीर से लेके लेटेस्ट यदि हम अभी की बात करें तो हरियाणा हो या फिर महाराष्ट्र हो, यह आपको दिखाई देता है। चौटाला के खिलाफ बोल के चौटाला के साथ सरकार में यदि बीजेपी है तो वहाँ शिवसेना बीजेपी साथ चुनाव लड़के भी फिर शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस मिलकर सत्ता बनाती हैं। ये तमाम चीज़ें बताती है कि बिहार के चुनाव के बाद के समीकरण बहुत अलग होंगे। सट्टा बाज़ार की बात करें तो सट्टा बाज़ार आज भी आरजेडी और जेडीयू को कांटे की टक्कर बताते हैं। यदि 90, 92, 93 ऐसी सीटें उनको मिलती है तो भी 240 का हाउस है। ऐसे में फिर कांग्रेस और बाकी लोग मिलकर कैसा कर पाएंगे, ये देखने की है। चुनाव के नतीजे इस बार चौंकाने वाले होंगे। ये कोई ऐसा दल बोल नहीं सकता कि हमको ही सत्ता में आएगी, लेकिन सत्ता सरकार बनना, चुनाव होना, ये दो अलग अलग बातें बिहार में देखने को मिलेगी। लेकिन बिहार में यदि नीतीश कुमार और बीजेपी के गठबंधन को कहीं तकलीफ पहुंचती है तो उसका फ़ायदा सीधा ममता बनर्जी को बंगाल में पहुंचेगा और असम में भी कांग्रेस को वहां फ़ायदा पहुंच सकता है, क्योंकि ये दूरगामी इसके परिणाम होते हैं। लेकिन यदि हम बात करें, पहले फेज़ में 71 सीटें हैं। 71 सीटों के लिए 1066 उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा है। अभी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो क्रिमिनल रिकॉर्ड रखती है इन लोगों के जो जितने भी उम्मीदवार है, जब इलेक्शन कमीशन के लिए, इलेक्शन कमीशन में जब अपना फॉर्म भरते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उनको बतानी होती है कि हम पे कितने रिकॉर्ड्स हैं। तो वो रिकॉर्ड बताते हैं कि 1066 जो उम्मीदवार है पहले फेज़ के 71 सीटों के लिए, उनमें से 31% लोग क्रिमिनल है, मतलब जिनके ऊपर क्रिमिनल मुकदमे हैं। लेकिन ये तो मैंने मोटे मोटे तौर पे इंडिपेंडेंट और छोटी मोटी राजनीतिक दल जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनकी बात कही। लेकिन यदि हम मोटे मोटे तौर पे आरजेडी, बीजेपी, जनता दल, ये जो तीन बड़े जो वहाँ पे है, ये है कि लालू प्रसाद की आरजेडी है, बीजेपी है, जनता दल यूनाइटेड है और एलजेपी है। यदि मैं इसके आंकड़े बता दूँ तो इन्होंने 71 सीटों में जो लोग भरे हैं तो उसमें आपको ताज्जुब लगेगा कि आरजेडी ने टोटल पहले फेज़ में 41 सीटों पे उम्मीदवार उतारे, उनमें से 30 उम्मीदवार दागी है, उसका प्रतिशत 73 बैठता है। भारतीय जनता पार्टी, जो पार्टी विद द डिफरेंस और अपने आप को भारतीय संस्कृति की रक्षक मानती है, उस पार्टी का स्कोर यदि आप देखोगे तो 71 का जो पहला फेज़ है 71 सीटों का, उसमें बीजेपी ने 29 उम्मीदवार उतारे हैं, उनमें से 21 दागी है, उनका प्रतिशत बैठता है 72। एलजेपी जिसने पहले फेज़ में 71 में 41 जगह पे उम्मीदवार उतारे और उनके 24 उम्मीदवार दागी है, तो उस हिसाब से 59% उम्मीदवार उनके भी दागी है। ये तमाम बातें बताते हैं कि आज भी क्रिमिनल्स का बोलबाला है। तो हमारी राजनीतिक दल जो क्रिमिनल्स से राजनीति से दूर रखने की बात करती है, ये सिर्फ बातों के लिए बातें करते हैं, क्योंकि जब चुनाव के समय जिताऊ उम्मीदवार कौन हो सकता है और किस क्रिमिनल के सामने, बाहुबली के सामने हम बाहुबली खड़े कर रहते हैं, ऐसे टाइम पे पूर्ण रूप से बेशर्म होके ये लोग फिर क्रिमिनल्स को उसी राजनीति में लाते हैं। यही कारण है कि विधानसभाओं में आजकल डिस्कशन से ज़्यादा आंकड़ा बनता हुआ दिखाई देता है। लोग चेयर एक दूसरे को फेंक के मारते हैं, माइक तोड़ते हैं, एक दूसरे का गरेबान पकड़ते हैं, और ये बात अब वहाँ से उठ के राज्यसभा तक आती है, क्योंकि फिर राज्यसभा में आने वाले लोग भी तो इन्हीं में से होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें बताती हैं कि हमारे देश की राजनीति की दिशा और दशा क्या है। दूसरी ओर इसी बीच में
एक सर्वे आया है, वो बहुत एक चिंताजनक विषय है कि 2019 के आंकड़े लिए, मतलब मात्र एक साल पीछे के आंकड़े, हमारे देश में वायु प्रदूषण से 1,16,000 नवजात जो बिल्कुल जन्म में हुए बच्चे हैं उनकी मौत हुई है। 1,16,000 2019 में, जबकि पूरे विश्व में यह आंकड़ा 4,76,000 है। मतलब पूरे विश्व का 25% मात्र हमारे देश में है और वो वायु प्रदूषण से है। तब जब भी हम वायु प्रदूषण की बात करती हैं तो तुरंत गाड़ियों का चलान होना शुरू कर देते हैं, फैक्ट्री का चलान शुरू होता है, ये बातें होती है, वो बातें होती है, तमाम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आनी चाहिए और ये यूरो 4 स्टैंडर्ड, यूरो 5 स्टैंडर्ड, ये सारा बकवास हमको सुनने को मिलता है। लेकिन वायु प्रदूषण का यदि कारण यदि बताया जाता है तो हमारे देश में जिस एजेंसी ने ये सर्वे किया है, इंटरनेशनल एजेंसी है, उसने ये कहा कि इंडिया में, भारत में ये जो तमाम लोग मर रहे हैं वायु प्रदूषण से, तो ये जो वायु प्रदूषण है इसमें 64% वायु प्रदूषण घरेलू प्रदूषण है। मतलब जो चूल्हे में लकड़ी जलती है, जो कंडे जलते हैं, जो खेतों में जो भगात जलाई जाती है या परली जलती है, उससे ये प्रदूषण होता है। जब ये प्रदूषण के आंकड़े सामने आते हैं, जब विश्व में 4,76,000 बच्चे मरते हैं नवजात, उसमें से 1,16,000 हमारे देश में है, यानी 25% हमारे देश में है जो लोग वायु प्रदूषण से बच्चे मर रहे हैं, और उनमें से यदि 64% प्रदूषण घरेलू है, तो फिर मेरा सवाल उठता है उन आंकड़ों पे सरकारी, जहां ये बताया जाता है कि अब चूल्हा जलना बंद हो गया है, हर घर में गैस सिलेंडर उज्ज्वला के तहत पहुंच गया है। ये गैस सिलेंडर यदि हर घर में पहुंच गया है तो फिर ये घर में घरेलू प्रदूषण कहाँ से होता है? ये दो अलग अलग आंकड़े हैं। इसमें कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा होगा, और झूठ कौन बोल रहा है ये मुझे और आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके बीच में से ये आंकड़े आते हैं और मैं भी आपके बीच का ही हूँ, जो आप ही के दिए हुए फीडबैक पे मैं मेरी रिएक्शन देता हूँ। इसलिए ये हमारे जो आंकड़े हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी की नीति और नीयत में मुझे शक नहीं है, ईमानदारी पे शक नहीं है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पे वो टोटल ज़ीरो पे पहुँचते हैं, क्योंकि उनके पास जो आंकड़े पहुँचते हैं वो भयावह होते हैं, क्योंकि उसका यथार्थ के धरातल से कोई संबंध नहीं होता। आज फिर हम बात चाइना की हो रही है। चाइना में अभी लगातार मुझे लगता है चाइना के प्रीमियर से प्रधानमंत्री आने वाले 1 महीने में बहुत ज़्यादा मिलेंगे। नवरात्र का समय है, नवरात्र में मतलब कितनी उल्टी बातें हो रही है। मतलब जितने इकोनॉमिक्स के या जो साइंस या हमारे विज्ञान के या जो हमने जो पढ़ा था उसके सारे जो सिद्धांत है उल्टे पड़ते नज़र आ रहे हैं। लोग कहते हैं कि ये देश हिंदू बहुल देश है, यहाँ पे नवरात्र जोरदार से मनाई जाती है और नवरात्र में प्याज वर्जित है, प्याज का खाना खाते नहीं हैं। नॉनवेज की तो बात छोड़िए, प्याज और लहसुन भी नहीं खाया जाता है। ऐसे नवरात्र में सालों हमने देखा है कि नवरात्र में फ्रूट्स की कीमत बढ़ती है, फलों की कीमतें बढ़ती है और प्याज की कीमत नीचे आ जाती है, क्योंकि कोई ख़रीदार नहीं होता। और प्याज जो है ये पेरिशेबल चीज़ है, यदि ये कोल्ड स्टोरेज में नहीं निकाला तो ख़राब होता है। इस बार ताज्जुब लगेगा आपको कि नवरात्र के सीज़न में भी प्याज की कीमत जो है वो 100 क्रॉस कर गई है और देश को अब प्याज आयात करने की परमिशन देनी पड़ रही है। इसमें फिर किसानों का नुकसान है, क्योंकि जो प्याज किसानों ने उगाया था वो 2 रुपये किलो भी उसको नहीं मिला। आज 100 रुपये किलो कहीं ना कहीं ये जो होर्डिंग वाले हैं, जो व्यापारी है, जो कालाबाजारी है, उनके चक्कर के चलते आज 100 रुपये हो गया है। दुर्भाग्य ये है कि जो 3 नए किसानों के कानून आए, उन कानूनों से किसानों के बजाय इन कालाबाजारियों को और जो ये माल जमाखोरी करते हैं इनको ही मदद मिलेगी, क्योंकि स्टॉक का लिमिट ख़त्म हो गया है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो देखने को मिलती हैं। आज हमारे यहाँ बार बार कहते हैं इकोनॉमी की भी स्थिति ऐसी है कि जब आज के डेट में अर्बन इंडिया में, मतलब जो शहरी क्षेत्र है, वहाँ फैक्ट्रियाँ खुल रही है, वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। इसका मतलब है रोज़गार के अवसर पैदा हो रहे हैं, रोज़गार के लिए लोग ढूंढे जा रहे हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ लोग गए हैं वो वापस शहर आना नहीं चाहते। मतलब रोज़गार है तो काम करने वाला नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में नरेगा या मनरेगा पे इतना प्रेशर है कि वहाँ बेरोज़गारी का आलम एक अलग आंकड़ा बताता है। तो समझ के परे है कि शहरी क्षेत्र में जब रोज़गार खुलते हैं तो फिर ग्रामीण क्षेत्र से काम करने वाले पहुँचते क्यों नहीं हैं। इन सारी बातों का मायना एक ही है, मैं बार बार कहता हूँ, विश्वास। जिस दिन सरकार से लोगों का विश्वास उड़ जाता है, जिस दिन सरकारी तंत्र से लोगों का विश्वास उड़ जाता है, उस दिन लोग
फिर इस तमाम बैरोमीटर से दूर हटते हैं। इसलिए आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि नोटबंदी के कई गुना ज़्यादा पैसे आज लोगों के हाथ में हैं। फिर भी आज हम कहते हैं कि हमारे यहाँ आज पैसे के लिए हम तरस रहे हैं, लिक्विडिटी क्राइसिस है, क्योंकि पैसा घूमता नहीं। मैं कई एपिसोड्स में बोल चुका हूँ। आज शहरों में रोज़गार खुल गए हैं, लेकिन वहाँ काम करने वाले मिल नहीं रहे हैं, और गांव में जो लोग हैं वो रोज़गार ढूंढ रहे हैं। ये जो लोगों का ग्रामीण क्षेत्र से फिर वापस शहरी क्षेत्र में नहीं जाना, ये कहीं ना कहीं बताता है कि उनका अविश्वास है। लोगों का बैंकों के प्रति अविश्वास, लोगों का मार्केट के प्रति अविश्वास, लोगों को सरकार क्या नीति तय करेगी और क्या कहेगी, ये इसके ऊपर अविश्वास है। क्योंकि जो सरकार ये कहे संकट आने पे कि ये तो गॉड्स हैंड है, इसमें तो ये भगवान की कृपा से हो रहा है या भगवान के कोप से हो रहा है। जब कोप और प्रकोप और कृपा की बात होती है, ऐसे में लोगों का तंत्र में विश्वास उड़ जाता है। लेकिन आपको और हमें ये देखना है, क्योंकि देश आपसे और हमसे है, देश नरेंद्र मोदी से नहीं है, देश भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नहीं है, देश यूपीए या एनडीए की सरकार से नहीं होता, देश हम सब से मिलता है। और इसी देश को बचाना है, हम सबको बचाना होगा। इसलिए हमें ये देखना है कि मैं बार बार कहता हूं कि देश बचाने की बात हम जब करते हैं तो हमें 5 साल में एक बार चांस मिलता है। बिहार की जनता को फिर एक बार चांस मिला है 5 साल में। ये ऐसे समय पे ना जात पे ना पात पे, और क्योंकि अभी यदि मैनिफेस्टो की बात करूं तो चारों पार्टी के जो कांग्रेस का, एलजेपी का, बीजेपी का, जेडीयू का जो अलग अलग घोषणा पत्र आ रहा है, सभी किसानों की बात कर रहे हैं, सभी एम्प्लॉयमेंट देने की बात कर रहे हैं, और सभी इस देश का बिहार को आईटी हब बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन फिर 15 साल नीतीश कुमार ये कर क्यों नहीं पाए? जिस प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि मैं 5 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा, वो प्रधानमंत्री पूरे 5 साल में 5 करोड़ रोजगार नहीं दे पाया। वो छोड़िए, उसके बाद सेकंड टेन्योर में भी वो 5 करोड़ का आंकड़ा नहीं पहुंच पा रहा है। यदि फिर आपको वो आंकड़ा पहुंचाना है तो फिर पकोड़े ब्रेड तलने वालों को भी, या पकोड़े तलने वालों को भी, या गोलगप्पे बेचने वालों को भी रोज़गार आप यदि कहे, तो फिर इस देश में बेरोज़गार कोई है ही नहीं, क्योंकि कुछ न करना भी एक काम है, ऐसा लोग कहते हैं। ये तमाम बातें हैं। तो ये समय है चुनाव का। पहला फेज़ का 71 सीट का चुनाव बहुत जल्दी होगा, 1 सप्ताह के अंदर। वोट देते समय इन तमाम बातों को याद रखिएगा, नहीं तो फिर 5 साल के लिए हम अपनी किस्मत पर रोते रहेंगे। आपकी किस्मत आपके हाथ में है, मैं इतना ही कह सकता हूं। और यही बात देश के बाकी चीज़ों पर भी लागू होती है। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस भी अपने हिसाब से चुनाव लड़ रही है, और दूसरी तरफ बीजेपी में भी कोई स्थिति ठीक नहीं है। 28 में से 16 से 17 सीटें बीजेपी ले सकती है, लेकिन बीजेपी को मात्र 7-8 सीटों की ज़रूरत है। 18 सीटों में सरकार वहाँ बनी रहेगी। कांग्रेस यदि सरकार में वापस आना चाहती है तो उन्हें 28 की 28 सीटें जीतनी होगी, जो कांग्रेस के लिए बहुत दूर की कौड़ी है। इसलिए मध्य प्रदेश का शासन मुझे बरकरार बनाए हुए रखता है। लेकिन जहाँ तक दूसरी बात है बिहार में स्थिति, जो नतीजे आएंगे और सरकार बनेगी, इसमें आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा। जो अभी जिस एक दूसरे के बारे में बोल रहे हैं, सत्ता फिर बाद में बिहार की जनता के भलाई के लिए हो सकता है वो एक हो, उनको एक होना नहीं होता है, बिहार की जनता के लिए वो एक होना चाहेंगे। वस्तुस्थिति ये है, सत्ता का मक्खन कोई छोड़ना नहीं चाहता, नाम बिहार की जनता का होगा। आज इतना ही, फिर आऊँगा अगले सप्ताह, और इस बार गैप नहीं होगा, फिर किसी सब्जेक्ट पे हम बात करेंगे। तब तक आप देखते ज़रूर रहिएगा हिंद वॉइस।